नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शोध प्रस्ताव रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, सरल एवं आसान शब्दों में और बेहतर तरीका कौन सा रहेगा उसको आज हम समझेंगे। जैसा कि ड्यू, BHU, JNU और कई संस्थानों में शोध प्रक्रिया के संबंध में जो इंटरव्यू होने हैं वो प्रारंभ हैं। कुछ जगह पहले एडमिशन हो भी चुके हैं और जगह प्रारंभ हैं, अभी हो रहे हैं, शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए सिनॉप्सिस आप लोगों को ले जाना होता है। तो सिनॉप्सिस में के लिए रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाए, क्या क्या उसमें सब टॉपिक्स शामिल किए जाएं, कौन से महत्वपूर्ण हैं कौन से नहीं हैं और उनको कैसे तैयार किया जाए, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उसमें सब टॉपिक होते हैं। जैसे कि शोध समस्या का चयन, शोध के उद्देश्य, परिकल्पना, अध्ययन का महत्व क्या है, अध्ययन का क्षेत्र क्या है, संबंधित साहित्य की समीक्षा, शोध प्रविधि, फिर इसमें एक चीज़ और आएगा अध्याय विभाजन और फिर संदर्भ ग्रंथ सूची। ये सब टॉपिक्स हैं, ये बिंदु हैं जिन पे हमें बात करनी होती है हमारे सिनॉप्सिस में, शोध प्रस्ताव में। आइए अब इनको विस्तार से देखेंगे हम कि इन तो जो सब बिंदु हैं इन पे कैसे तैयार किया जाए, इन पे कैसे बात की जाए, बनाया जाए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, बिंदु है, वो है शोध समस्या का चयन। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है सिनॉप्सिस बनाने में, शोध प्रस्ताव बनाने में, कि शोध समस्या का चयन कैसे किया जाए। जैसे कि मान लीजिए हम अपने विषय हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक समस्या शोध प्रस्ताव के लिए देखना पड़ेगा। आपका टॉप विषय, मूलतः समस्या का चयन मतलब विषय चयन करना पड़ेगा आपको। कि जैसे कि मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं हम, कि अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में मान लीजिए कि आप देख सकते हैं कि जैसे इनकी निबंध योजना, ठीक है, एक टॉपिक हो सकता है नॉर्मली। या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में लालित्य योजना, या लंबी कविताओं का अध्ययन। ऐसे कोई भी समस्या, शोध समस्या कि इसका क्या करना है, शोध समस्या का चयन। जैसे कि मान लीजिए कि हो सकता है कि भक्ति काल में राम काव्य परंपरा, या उत्तर भक्ति काल या रीति काल में राम काव्य परंपरा, ये एक शोध समस्या हो गई, शोध विषय हो गया। इसके अंतर्गत आपको मतलब शोध समस्या में यही है कि कोई ऐसा टॉपिक चयन करना होता है जिस पे पहले काम ना हुआ हो, या काम हुआ भी हो तो काम करने की ज़रूरत अभी, संभावना भी बची हुई हो, तो आपका वो शोध टॉपिक हो गया। इसके लिए आप जैसे कर सकते हैं कि शोध गंगा जैसे एक चैनल है, वेबसाइट है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से है वो। तो उस पे आप कोई भी जो भी अब तक शोध हो चुके हैं उसके संबंध में वहाँ डिटेल उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर पूरा शोध पढ़ भी सकते हैं। तो आप वहाँ टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपको निबंधों पर काम करना है तो जिसके निबंधों पर काम करने की आपकी इच्छा है उसका नाम डाल दीजिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। कविताओं पे काम करना, कविता डाल दीजिए। उपन्यास पर काम करना, कथा साहित्य पे, वो डाल दीजिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा इस पर काम हो रखा है या नहीं हुआ है, हुआ है तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आप पूरा थीसिस वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो उससे आपका सबसे मेन आपका काम यही है कि शोध समस्या का चयन आप कर लें। ये समझिए कि आधी सिनॉप्सिस आपकी यहीं बन जाती है। शोध समस्या चयन करना ही सबसे मुश्किल कार्य है। अगर आपकी समस्या विषय आपका चयन हो गया तो उस पर आप टॉपिक पर प्रस्तावना के रूप में लगभग 500-600 शब्दों में आपको परिचय देना होता है कि ये विषय है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, कहाँ तक हम जाएंगे, विस्तार कहाँ तक बात करेंगे, क्या इसमें है, क्या विषय क्या है हमारा। तो ये मूलतः शोध समस्या का चयन यही है। इसके बाद आप देखेंगे तो शोध के उद्देश्य, शोध समस्या के चयन के बाद जो अगला पड़ाव आपका आएगा तो उद्देश्य क्या है आपका, जो आप शोध समस्या लेकर प्रस्तुत हुए हैं, शोध विषय लिए, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। अब इसके अंतर्गत आपको प्रस्तावित आपका जो विषय उससे संबंधित आप 4-5 बिंदु 6 बिंदु आपको स्पष्ट करेंगे कि ये हमारा ऐसे ऐसे उद्देश्य है। अब उद्देश्य आपका क्या हो सकता है कि मैं संभावित बताता हूँ क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। जैसे सत्य की खोज करना, किसी छिपे हुए सत्य का पता लगाना हो सकता है। नवीन तथ्यों की खोज करना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है आपका उद्देश्य। किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना उद्देश्य हो सकता है। किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना हो सकता है। और विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना हो सकता है। किन्हीं चरों के बीच कार्यकारण संबंध को समझना या परीक्षण करना, ये भी आपका उद्देश्य हो सकता है। किसी घटना के साथ सहसंबंध तथ्यों को प्राप्त करना,
या व्यवस्थित प्रयोगद्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना, ये आपके उद्देश्य हो सकते हैं संभावित। इनमें से जो भी आपका उद्देश्य हो, वो आपके विषय का उद्देश्य जो आप कार्य करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, वो आपको 4-5 बिंदुओं में कम से कम स्पष्ट करना रहेगा। जैसे मान लीजिए, अब उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ कि बघेली लोक कथाओं में के विषय में कुछ उससे ले रहे हैं, सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक संदर्भ। तो आपका उद्देश्य क्या हो सकता है? जैसे आपका उसमें उद्देश्य हो सकता है कि बघेलखंड की जनता की परिस्थितियों का सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण करना, और बघेली लोक साहित्य एवं संस्कृत में मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं, कल्पनाओं को नया क्षितिज प्रदान करना। या लोक साहित्य कोई भी है तो उसे अलिखित स्तर में होता है, लिखित और रचनात्मक स्तर पर उठाने का प्रयास करना, ये आपके संभावित उद्देश्य हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैंने जैसे बताया। इसके बाद आपका जो एक फिर आएगा परिकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। परिकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार या पूर्वानुमान होता है जो शोधकर्ता समस्या के संबंध में शोध से पूर्व निर्धारित कर लेता है। आपको पूर्व अनुमान लगाएंगे कि ये ऐसे ऐसे कार्य होगा और इससे ये स्थापित होगा, वही परिकल्पना है, आपका हाइपोथेसिस। परिकल्पना आवश्यक क्यों है? शोधार्थी शोध कार्य के अंतर्गत परिकल्पना के सार्थकता के परीक्षण एवं समंकों का संकलन करता है, और परिकल्पना का निर्माण शोधार्थी को अपने शोध विषय से भटकने से बचाती है, शोध कार्य को सही दिशा प्रदान करती है, क्योंकि पहले से आप स्थापित कर चुके हैं कि ऐसे ऐसे सिद्ध करेंगे। तो ये आपकी परिकल्पना होती है। हालांकि जरूरी नहीं कि आप परिकल्पना बनाएं ही, बहुत सारे विद्वान इसको नहीं मानते हैं कि परिकल्पना हो। अगर आप बना ले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा बिंदु आएगा अध्ययन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी। जो आप शोध है विषय का चयन किए हैं उसका महत्व क्या है, ये आपको तय करना होगा। ये आपको शोध प्रस्ताव में, आपका सिनॉप्सिस में बताना होगा कि अध्ययन इस शोध टॉपिक का, आपके विषय का महत्व भविष्य की दृष्टि से क्या होगा, वर्तमान में क्या महत्व है उसके विषय में, ये आपको बताना होगा। अब महत्व क्या हो सकते हैं, ये भी संभावित हम बात कर ले रहे हैं। शोध कार्य मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है, तो उसके संबंध में आप बात कर सकते हैं। शोध कार्य विविध विषयों को गहन एवं सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है, यह भी आपका महत्व हो सकता है। शोध ज्ञान के भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करता है। शोध या अनुसंधान सामाजिक विकास का सहायक है। शोध कार्य से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान संभव होता है। शोध अनेक नवीन कार्य विधियों को विकसित करता है। ये आपका इससे संबंधित आपका महत्व देख सकते हैं आप, इनमें से कोई महत्व आपके विषय का हो सकता है। फिर इसके बाद बात करें अध्ययन का क्षेत्र, एरिया ऑफ द स्टडी। आप जो विषय चयन किए उसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है। अब अध्ययन के क्षेत्र के अंदर आपको अपने विषय के विस्तार कहाँ तक इसकी चर्चा करनी होती है। अब ये जरूरी क्यों अध्ययन का क्षेत्र? अध्ययन के क्षेत्र क्या से एक तो एक चीज़ होता है कि आपको गाइड किसके पास जाना है, किससे बात करनी है। आप जैसे आपसे विशेषज्ञ कौन है, उसके लिए बेहतर होता है। आपका अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित कर लिए हैं तो विशेषज्ञ के पास जाने में, राय लेने में भी आपको मतलब सहजता होती है, और आपका मतलब भटकते भी नहीं। आपका अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित है तो आप भटकेंगे भी नहीं, उसी के अंतर्गत कार्य कर लेंगे। तो ये आपको निर्धारित करना होता है। हालांकि आवश्यक नहीं कि आप सिनॉप्सिस में इसका उल्लेख करें, फिर भी अगर आप पहले से मन में बना के चलेंगे तो बेहतर होगा। इसके बाद बात करें संबंधित साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये बहुत आवश्यक बिंदु है। आप संबंधित साहित्य की समीक्षा से आशय क्या है कि शोध की समस्या संबंधित उन सभी प्रकार के मानक पुस्तकों, संदर्भित पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशित शोध एवं आलेखों से है। इसका आशय, शोध समीक्षा से आशय उन सभी प्रकार के मानक पुस्तकों, संदर्भित पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशित शोध एवं आलेखों से है, जिनके पुनरावलोकन या समीक्षा से शोधार्थी अपने शोध समस्या का चयन, परिकल्पना निर्माण, शोध कार्य की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है। अब जो भी आपका जो आधार ग्रंथ है, जो संदर्भ ग्रंथ है, जिन ग्रंथों से आप सहायता ले रहे हैं या जिन पर आप कार्य कर रहे हैं, मूलतः जिन पर आप कार्य कर रहे हैं, उनकी आपके रिव्यू आपको अपने शोध प्रस्ताव में उल्लेख करना होगा कि इन ऐसे ये विषय इन आधार ग्रंथों में, इन पत्रिकाओं में, इन आलेखों में इस विषय से संबंधित चीज़ें मिलती हैं, टॉपिक मिलता है, बातें मिलती हैं, और उन्हीं के आधार पर हम कार्य करेंगे। तो ये आपको अपने शोध प्रस्ताव में उल्लेख करना होगा। मूलतः प्रस्तावना के बाद ये जहाँ भी आप प्रस्तावना में ही कुछ लोग उल्लेख कर सकते हैं, प्रस्तावना के लास्ट पैरा में
संबंधित साहित्य की समीक्षा, या इसको आप अलग से भी कर सकते हैं। संबंधित साहित्य की समीक्षा की इन इन आधार ग्रंथों पर हमारी बात होगी, इन आलेखों पर, इन पत्रिकाओं पर, या यहाँ से हम संदर्भ ग्रहण करेंगे और इस हमारा जो संबंधित शोध समस्या है, शोध कार्य है, ये इन साहित्यिक ग्रंथों से उसका संबंध है। इसके बाद आपका शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोडोलॉजी। आपका जो शोध प्रस्ताव है या जो आप भविष्य में शोध करेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ही निर्भर करेगा। आप किस प्रविधि से उसको बनाते आपका शोध कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि शोधार्थी आंकड़ों के संकलन, जो डाटा कलेक्शन करेंगे और शोध लेखन करेंगे, आप किन किन प्रविधि का प्रयोग करेंगे। जैसे साक्षात्कार विधि हो सकती है, विश्लेषणात्मक विधि हो सकती है, तुलनात्मक हो सकती है, आलोचनात्मक हो सकती है। अब शोध विधि में बात करें तो इसमें दो प्रकार आते हैं। एक संगणना विधि, जैसे कोई शोधार्थी हो गया तो व्यक्ति समूह स्थापित करके अध्ययन करता है तो संगणना विधि कहलाती है। इसमें एक होती है निदर्शन विधि, सैंपलिंग मेथड, अर्थात अब समग्र में से कुछ प्रतिनिधि चयन कर लिए और उनसे ही आंकड़े संकलन करके अध्ययन करते हैं तो निदर्शन विधि या सैंपलिंग मेथड कहलाता है। तो ये आपके विषय पर निर्भर करता है कौन सी विधि अपनाते हैं आप। इसके बाद आपका अध्याय विभाजन आएगा। इसके अंतर्गत आप प्रस्तावित शोध प्रस्ताव, जो आपका शोध प्रस्ताव है, जिसको आपको आप कार्य करने की दृष्टि से विभिन्न अध्यायों में विभाजित करते हैं। एक उसकी सामान्य रूपरेखा बनाते हैं अध्याय विभाजन की, कि ये अध्याय हमारे शोध प्रस्ताव में रहेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक ले लेते हैं, बघेली लोक साहित्य के ही मान ले लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात किया था। तो इसमें आपकी रूपरेखा क्या हो जाएगी। जैसे तो एक हो सकता है कि पहले तो आप भूमिका लिखेंगे, भूमिका बनाएंगे, उसके बाद आप अध्याय विभाजन 4 से लेकर 10 तक अध्याय आप विभाजित अक्सर लोग करते हैं। अगर 4 भी हैं, कम से कम 4 तो होने ही चाहिए, और 10-11 टॉपिक आप अध्याय विभाजन कर सकते हैं। 10-11 अध्याय विषय अनुरूप, जैसा आपका विषय हो। अंतिम उपसंहार होगा आपका। जैसे आप बघेली लोक कथाओं की बात कर रहा था, लोक साहित्य, तो उसमें अध्याय विभाजन जैसे आप कर सकते हैं कि बघेली लोक एवं लोक साहित्य पहला अध्याय हो गया। फिर दूसरा अध्याय आप कुछ कर लीजिए बघेली लोक कथाओं की ऐतिहासिक परंपरा कर लीजिए। तृतीय अध्याय कर सकते हैं बघेली लोक कथाओं के विविध रूप। जैसे और अध्याय बांटना आपको तो बघेली लोक कथाओं का विकास क्रम बात करेंगे। बघेली का सामाजिक संदर्भ की बात करें तो उसको एक टॉपिक ये बना लीजिए कि सामाजिक संदर्भ की बात कीजिए। सांस्कृतिक भी आपको जुड़ना है तो एक अध्याय आप सांस्कृतिक संदर्भ की बात कर सकते हैं। फिर आप उपसंहार में सबको समेट कर लिख देंगे। ये चीज़ें हो गई, तो ये आपकी शोध प्रबंध की रूपरेखा हो जाएगी, अध्याय विभाजन हो जाएगा। और इसके बाद आप संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी आपकी आएगी। संदर्भ ग्रंथ सूची उन सभी सामग्रियों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें शोधार्थी द्वारा अपने शोध कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है। आप संदर्भ ग्रंथ सूची दे देंगे कि इन संदर्भ ग्रंथों से हमने सहायता ली है या इन पे हम कार्य कर रहे हैं। अब इसमें दो प्रकार के संदर्भ ग्रंथ आते हैं, एक तो आधार ग्रंथ और एक सहायक ग्रंथ। आधार ग्रंथ वो होते हैं जिन पे मूलतः आपकी शोध प्रबंध टिका हुआ होता है, जिन से आपने बात करनी होती है, आपको समस्या का चयन से संबंधित जो आपके ग्रंथ होते हैं वो आधार ग्रंथ कहलाते हैं। आपका जो समस्या, आपका जो विषय जिन ग्रंथों पर आधारित है वो आधार ग्रंथ हो गए, और उनसे उनको तैयार करने में या उस समस्या को सुलझाने में या शोध कार्य करने में जिन ग्रंथों की आपको संभावित सहायता लेनी है। जैसे इतिहास की, जैसे आप हिंदी की बात करें, कोई भी विषय लेंगे आप तो इतिहास की जो पुस्तकें होंगी या जो पत्र पत्रिकाएँ होंगी या जो पूर्व में शोध हुए होंगे उससे संबंधित, वो आपके सहायक ग्रंथ में आएंगे। और जिन जैसे आप निबंधों की बात करें, मैं आचार्य शुक्ल के निबंधों पर आप काम कर रहे हैं तो आचार्य शुक्ल चिंतामणि निबंध संग्रह, विचार वीथि निबंध संग्रह, ये आपके आधार ग्रंथ हो जाएंगे। और सहायक ग्रंथ में आपके जो भी आचार्य शुक्ल पे इतिहास के ग्रंथ लिखे गए हैं और उनकी जो उनके जैसे समग्र ग्रंथ, उनका ग्रंथावली हो गई, या जिन उनके बाद के निबंधकारों ने उनका उल्लेख किया हुआ है, वो पूरे सहायक ग्रंथ आएंगे। इतिहास की जो पुस्तकें हैं, निबंध कैसे होना चाहिए उसके जो मानक ग्रंथ हैं, वो सब सहायक ग्रंथ में आएंगे। और पत्रिकाओं में अगर निबंध संबंधित कुछ चीज़ प्रकाशित हुई या पूर्व में जो शोध हुए हैं उन पे, वो आपके सहायक ग्रंथ में आएंगे। तो इस प्रकार आपका पूरा शोध प्रस्ताव सिनॉप्सिस बनाया जाएगा। मूलतः आपके जिन बिंदु बात की उनमें से कुछ चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर अनिवार्य रूप से बात करें तो आपको शोध समस्या का चयन वो तो करेंगे ही, प्रस्तावना, शोध का उद्देश्य लिखना भी आवश्यक है, परिकल्पना आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अध्ययन का महत्व भी आपको बताना ही होगा, अध्ययन का क्षेत्र भी आवश्यक नहीं कि आप लिखें, संबंधित साहित्य की समीक्षा आपको जरूर बतानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी,
शोध प्रविधि का उल्लेख करना पड़ेगा, अध्याय विभाजन करना पड़ेगा, संदर्भ ग्रंथ सूची भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने शोध प्रस्ताव को तैयार कर सकते हैं, अपना विषय बना सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी चीज़ें समाहित हो गई हैं। फिर भी आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, कैसे हो। तो हम एक बार शोध प्रस्ताव को ही जो सिनॉप्सिस बनाया उसको भी देख के आपको समझा देंगे कि ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद।